नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान लगातार भारत को घाव देने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ एलओसी पर उसकी नापाक साजिश जारी है, तो दूसरी तरफ वो जासूसों के जरिए हिंदुस्तानी सेना की अहम जानकारियां चुराने की कोशिश में लगा है। इतना ही नहीं, दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के जरिए पाकिस्तान हिंदुस्तान में नशे का काला कारोबार भी करवा रहा है। आज इन्हीं सब खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले एलओसी के पास पीओके में बने ड्रोन बेस की। पाकिस्तान ने एलओसी के करीब आतंकियों के लिए जो लॉन्च पैड बना रखे हैं, जहां से अपने नापाक मकसद के लिए ड्रोन का संचालन करता है, उस पर भारतीय सेना नजर कैसे रखती है, कैसा दिखता है वो इलाका, आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। न्यूज 18 की टीम पीओके की फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंची। पहली बार टीवी कैमरे में असली एलओसी कैद हुई। जिस इलाके तक न्यूज 18 की टीम पहुंची वो पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में आता है। किस्से कहानियों में दिखने वाला ये इलाका असल में कैसा है और कैसी दिखती है यहाँ भारतीय फौज की पहरेदारी, सबसे पहले एक झलक उसी की। टीवी कैमरे पर पहली बार पीओके की एलओसी। जीरो लाइन के करीब भारत की मुस्तैदी। हम लोग एलओसी के बेहद करीब ऐसी लोकेशन पे है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जा सकती है। सर्वेलेंस रूम से दिखता पाकिस्तान का प्लान। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर उन सब चीजों को, उन सब तस्वीरों को दिखा रहे हैं। जाल में उलझी ड्रोन वाली साजिश। इस वक्त हम लोग एलओसी की फेंस पे है। आप देख सकते हैं कि एक कांटों की तार से पूरे एलओसी को जो है उस इलाके को जो है घेरा गया है। नार्को टेरर पर स्नीपर डॉग की नजर। न्यूज 18 पहली बार एलओसी पर बने भारतीय सेना के उस सर्विलेंस रूम में पहुंचा जहां से पाकिस्तान की सेना और आतंकी हरकतों की गहरी साजिशें और उनके सबूत साफ साफ नजर आते हैं। सारे जितने भी शेल्स हैं ये सब पाकिस्तान ने जो है इस पूरे इलाके में, बीजी सेक्टर के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन के वक्त जो है उनको आसान बनाने के लिए इन सब चीज़ों को फायर किया जाता रहा है और सीज फायर वायलेशन जो है इन्हीं के जरिए किया जाता है। ये 81 mm मोर्टार है। इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान जो है भारतीय चौकियों पर जो है बॉम्बिंग के लिए करता है। साथ ही जो यहाँ पे जो लोकल है उन पर भी जो है ये इसी से जो है इससे निशाना बनाते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये 120 mm मोर्टार का टेल फिन है जो कि पाकिस्तान की सेना जो है यहाँ पे भारतीय चौकियों पर चलाती है। और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि 105 mm यानी कि फील्ड गन, इसके आप शेल देख सकते हैं। ये वहाँ से मारे गए हैं, ये आर्टिलरी के शेल्स हैं और यहाँ पे आके गिरे हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन के धमाके की चोट से भारतीय सेना अब पूरी तरह उबर चुकी है और चौकन्नी भी है। सेना के अधिकारियों की माने तो फिलहाल इस इलाके में ड्रोन वाली हरकतें तो नहीं हो रही, मगर फिर भी ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है।
ड्रोन को पाकिस्तान ने अब अपना एक नया हथियार बनाया है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला कर पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो भारतीय सीमा में किसी हद तक जाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय सेना लगातार इन ड्रोन की काट ढूंढने में लगी हुई है और यही वजह है कि एंटी ड्रोन जो सिस्टम है उसको बड़ी तेज़ी से लाने की कोशिश में भी है। हालांकि सेना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका एरिया बहुत बड़ा होता है और ऐसे में सब जगह को कवर कर पाना ये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के इस नए हथियार से निपटने के लिए भारतीय सेना के लिए उन आतंकियों से निपटने की बड़ी चुनौती है जिनकी पीओके में ट्रेनिंग चल रही है। यहीं से आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं। भारतीय सेना की नजर मोहरा शरीफ, कोटली, नकिया, बालाकोट, जंदरोट और तत्ता पानी पर टिकी रहती है जो महज चंद किलोमीटर के ही फासले पर हैं। पीओके के ये वो बदनाम इलाके हैं जहां जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप हैं और अभी भी सक्रिय हैं। इस वक्त हम लोग बीजी सेक्टर के हमीरपुर में हैं और यहाँ से जो पीछे वाला हिस्सा जो आप देख सकते हैं दूर दूर तक वो निकियाल है, यानी कि कोटली डिस्ट्रिक्ट का वो जगह निकियाल बोला जाता है इसको। और यहाँ से आतंकियों के कैंप जो है वो लगातार चलते रहते हैं और पिछले जब से जो है सीज फायर हुआ है उसके बावजूद जो है लगातार यहाँ पे वो कैंप चल रहे हैं। आतंकियों की घुसपैठ रोकने और पाकिस्तान की सेना की हरकत पर लगाम लगाने के लिए पूरी एलओसी पर भारतीय सेना ने बाड़बंदी कर रखी है। न्यूज 18 की टीम एलओसी की बाड़ को पार करके दूसरी तरफ के भारतीय इलाके में भी पहुंची। उस इलाके में कुल 12 गांव हैं और 5000 के करीब लोग रहते हैं। ड्रिल होती थी, सायरन बजता था तो हमें बता देते थे, चले जाते थे। तो एलओसी के पास बेहद मुश्किल हो जाता है उस वक्त पढ़ाई लिखाई करना भी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग होती रहती थी। चूँकि अभी फायरिंग नहीं हो रही है तो थोड़ा राहत ज़रूर है, लेकिन कोरोना की वजह से जो है जो ई लर्निंग क्लासेस हैं वो नहीं हो पा रही हैं दूसरी जगह दूसरे स्कूल में, इसीलिए इनकी पढ़ाई ज़ाया ना हो, इसी वजह से जो है इनको अलग कम्युनिटी क्लासेस में लाकर जो है उनकी पढ़ाई को पूरा किया जा रहा है। एलओसी पर लगी कटीली बाढ़ के दूसरी तरफ से आने जाने वालों पर सेना की पैनी नजर भी रहती है। पाकिस्तान से नार्को टेरर का खतरा भी बना रहता है और इस खतरे को टालने के लिए फौज ने अपने साथ साथ एक और मुस्तैद प्रहरी तैनात किया है, स्निफर डॉग। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा जनरेट करने की कोशिश में लगा रहता है और जिसका सबसे आसान रास्ता उसके लिए है नार्को टेरर, यानी कि जो ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, उसको जो है वापस जो है यहाँ पे भेजकर उससे जो पैसा मिलता है उसको जो है आतंकवाद में झोंका जाता है। लेकिन इस दरवाजे के उस तरफ जो है ज़मीन के रास्ते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गाँव हैं और उस रास्ते कोई अगर ड्रग्स इस तरफ ना आए उसको सुनिश्चित रखने के लिए एक जो है यहाँ पे स्निफर डॉग जो है उसको जो है यहाँ तैनात किया गया है। बहरहाल इस फॉरवर्ड पोस्ट पर न्यूज 18 की टीम ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि भारतीय फौज और उसकी मुस्तैदी ने किस तरह पाकिस्तानी मंसूबों पर अपना पहरा बैठा रखा है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही नेस्तनाबूद करने के लिए भारत ने किस कदर अपनी रणनीति बदली है और आतंक का खेल खत्म करने के लिए भारतीय जवान किस तरह के नए हथियारों से लैस हुए हैं। एलओसी पर भारतीय सेना ने बदली रणनीति। एलओसी पर काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की झलक। सिक्सर असल्ट राइफल के निशाने पर आतंक। सरहद के पहरेदारों के साथ एलओसी पर न्यूज 18।
हाथों में असॉल्ट राइफल लिए भारत की सरहद की रखवाली करते ये भारतीय सेना के वो शूरवीर हैं जिनकी चौकन्नी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। फिलहाल एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद दोनों तरफ से गरजती तोपें बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। लिहाजा भारतीय सेना ने भी एलओसी पर घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी रणनीति और हथियारों में बदलाव किया है। दरअसल सरहद पर तैनात भारतीय शूरवीरों को अब नई 6 और असॉल्ट राइफलें दी गई हैं, जिनकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है। भारत के ये जाबाज सिपाही अपनी नई काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन रणनीति के तहत अभ्यास कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर की सहमति के बाद से ऑपरेशंस में भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। पहले ऑपरेशंस जो हैं वो सीधे तौर पर एक व्यू पॉइंट से भी किए जा सकते थे, लेकिन अब टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जब भी ऐसे आतंकी देखे जाते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, उनको पहले थोड़ा अंदर आने दिया जाता है, उसके बाद उनको टारगेट लगाकर किल किया जाता है। इस वक्त उसी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि यहाँ पे जारी है। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना के जो जवान हैं लगातार जो फायरिंग कर रहे हैं, ये हाल ही में अमेरिका से लिए गए 6 असॉल्ट राइफल है। इनकी मारक क्षमता बहुत ही जबरदस्त है। एक मैगजीन में 20 राउंड आते हैं। 2 मोड हैं इसके, जो कि एक सिंगल बर्स्ट राउंड और एक फुल मैगजीन बर्स्ट राउंड, यानी कि एक बार ट्रिगर करते साथ ही ये जो है पूरी तरीके से पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। दरअसल एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने अपने काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। सीज फायर से पहले भारतीय सैनिक आतंकियों के एलओसी पार करते ही उन्हें ढेर कर देते थे, लेकिन अब घुसपैठ की जानकारी मिलते ही सेना मल्टी लेयर एम्बुश लगाती है। इस रणनीति के तहत एलओसी पार करने के बाद आतंकियों को कुछ दूर तक आने दिया जाता है और जैसे ही आतंकी भारतीय सेना के फायर लाइन में आते हैं, उन्हें ढेर कर दिया जाता है। इसी रणनीति के तहत अब एलओसी पर आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। इस रणनीति में आतंकियों को वापस भागने का मौका भी नहीं मिलता है और आतंकियों को ढेर करने में 6 और असॉल्ट राइफल अहम भूमिका निभा रही है, जिन्हें खास तौर पर अमेरिका से एलओसी पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया है। ये पहली बार कैमरे में आप देख सकते हैं भारतीय सेना की जो सबसे अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है 6 और उसकी फायरिंग। और जैसे ही भारतीय सेना ने इस राइफल को लिया, इसको सबसे पहले एलओसी के इलाके में तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने तकरीबन 1.5 लाख के आसपास जो है इस गन को अमेरिका से लिया है और इस वक्त लगातार जो है फायर कर रहा है। इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर तक की है और इसकी खासियत है कि इसकी जो मारक क्षमता है बड़ी जबरदस्त है। रहमान के कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान के सिंध में रहते हैं। पाकिस्तान जाने के लिए उसे वीजा की जरूरत थी। आरोप है कि पाकिस्तान दूतावास ने उसके सामने वीजा के लिए एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक उसे गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को मुहैया करानी थी। यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। बाद में हबीब जब पाकिस्तान पहुंचा तो वहां उसके संपर्क में ISI और दूसरी एजेंसी के लोग आए। हबीबुर के कुछ रिश्तेदार सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में रहते हैं और ये पहले पाकिस्तान ट्रैवल कर चुका है। उसी दौरान ये वहाँ के कुछ एजेंसी के हैंडलर्स के टच में आया है और उसके बाद उसने इस तरह की गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया है। हबीब के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनमें से कई बेहद गोपनीय हैं। आगरा में सेना की बेहद गोपनीय ऑपरेशनल यूनिट में तैनात परमजीत के इससे तार जुड़े हैं। हबीब के पास से कुछ गोपनीय नक्शे, ऑपरेशनल प्लान से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां और सेना की गोपनीय चिट्ठियां मिली हैं। हबीब के पास से 1 से ज्यादा मोबाइल फोन भी मिले। हबीब यहाँ से मिली जानकारियों को व्हाट्सएप के जरिए भी पाकिस्तान भेजा करता था। पुलिस को शक है कि जासूसी के इस जाल में सेना से जुड़े कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं और इन पर जल्द शिकंजा कस सकता है। इन दोनों को
जो इनके हैंडलर्स हैं उनके माध्यम से कुछ पैसे पहुंचाए गए। अब इससे आगे की तफ्तीश जो है अभी क्राइम ब्रांच कर रही है। आगे ये कड़ी कहाँ तक पहुंचेगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज ये अभी तफ्तीश का मामला है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जासूसी के जिस नेटवर्क का पर्दाफाश किया उसके तार पाकिस्तानी दूतावास से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर यह मामला बेहद ही संवेदनशील है और पाकिस्तानी दूतावास एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। लेकिन जिस तरह से देश की रक्षा करने वालों ने ही देश के साथ गद्दारी की है, इस पर क्या कहा जाए। इस मामले में जिस तरह से मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, देश के कई गद्दारों के चेहरे भी बेनकाब होने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं डी गैंग के ड्रग्स कारोबार की। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुफरान लकड़ावाला से पूछताछ के बाद यह खुलासा किया है कि ड्रग्स के कारोबार में वो दाऊद इब्राहिम और कैलाश राजपूत के संपर्क में था और उसी के निर्देश पर अलग अलग राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई करता था। हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलर सुफरान लकड़ावाला के बारे में एनसीबी ने बेहद ही चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में ड्रग्स पेडलर सुफरान लकड़ावाला के तार दाऊद की डी कंपनी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। एनसीबी की जांच में यह भी पता चला है कि सुफरान लकड़ावाला लगातार दाऊद के ड्रग्स कारोबार में उसके पार्टनर कैलाश राजपूत के संपर्क में था और उसी के इशारे पर अलग अलग राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई करता था। इस अहम सुराग के हाथ लगने के बाद अब दाऊद का पार्टनर एनसीबी के निशाने पर आ गया है। 8 जुलाई को करोड़ों की ड्रग्स के मामले में जिस सुफरान लकड़ावाला को मुंबई के मीरा रोड से गिरफ्तार किया गया, अब उसी सुफरान लकड़ावाला से जुड़ी कई और कहानियां भी छन छन कर बाहर आने लगी हैं। सुफरान लकड़ावाला के कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया तो उसमें कैलाश राजपूत नाम के शख्स की भूमिका भी सामने आई। कैलाश राजपूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये दाऊद इब्राहिम का पार्टनर है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सुफरान लकड़ावाला कैलाश राजपूत के ही कहने पर बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज और कुछ टॉप बिजनेसमैन तक ड्रग्स पहुंचाता था। खुद सुफरान लकड़ावाला ने भी एनसीबी के सामने कैलाश राजपूत से संपर्क की बात कही है। सुफरान जिस ड्रग्स को सप्लाई करता था, उस ड्रग्स को दाऊद इब्राहिम की डोंगरी वाले ड्रग्स फैक्ट्री से भी सप्लाई किया जाता था। बताया जाता है कि सुफरान लकड़ावाला को फ्लाइट्स के जरिए अलग अलग राज्यों में ड्रग्स सप्लाई करने का आइडिया कैलाश राजपूत ने ही दिया था। सुफरान लकड़ावाला के ऊपर इंटरमीडिएट क्वांटिटी का कोकेन का केस है, एमडी इंटरमीडिएट क्वांटिटी का केस है, जिसमें एक फॉरेनर व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है। ये एक इंडिपेंडेंट केस है, ये रिसेंटली केस है, बट उसके जो तार हैं वो अलग अलग विभिन्न राज्यों में जुड़े हुए हैं, जैसा कि एमपी, राजस्थान, दिल्ली और गोवा। जांच के दौरान ही इस बात का भी पता चला है कि गोवा के एक हिल स्टेशन पर मौजूद 5 सितारा होटल में कई बार हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टियों का आयोजन हो चुका है। जब भी इस होटल में ड्रग्स पार्टी का आयोजन होता है, उसमें बॉलीवुड और बिजनेस जगत की कई मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं। इन हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टियों में कैलाश राजपूत के कहने पर ही सुफरान और इस मामले में गिरफ्तार एक बड़े सपा नेता का भतीजा अबू असलम कासिम आजमी ड्रग्स मुहैया कराते हैं। यानी अब उस चेन को भी समझिए जिस चेन को ये बेहद हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट ऑपरेट करता था। इस मामले में अहम किरदार के तौर पर सामने आ रहे कैलाश राजपूत को दाऊद इब्राहिम का पार्टनर बताया जा रहा है। दाऊद इब्राहिम का पार्टनर कैलाश राजपूत ही वो शख्स है जो सुफरान लकड़ावाला को ड्रग्स मुहैया करवाता था। सुफरान लकड़ावाला के जरिए ही ये ड्रग्स पी यानी पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज, एफ यानी फिल्म इंडस्ट्री और बी यानी टॉप बिजनेसमैन तक पहुंचाई जाती थी। दरअसल गोवा के जिस होटल में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टियां आयोजित की जाती थी, उसको लेकर लोकल नेता शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। अब तक मिले सुरागों के आधार पर एनसीबी इस मामले में 10 लोगों को पूछताछ के लिए समन्स भी जारी कर चुकी है। जिन लोगों से ये पूछताछ होनी है, उनमें बॉलीवुड के अलावा बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं। ये काफ़ी नेटवर्क बड़े नेटवर्क के लिए काम करता है। इसके क्लाइंटेल भी काफ़ी हाई प्रोफाइल है, काफ़ी जो हाई क्लास जिसे कहते हैं वो उसके क्लाइंटेल है। तो ये रोड के द्वारा और हवाई मार्ग द्वारा ये कोकेन कैरी करता था अलग अलग स्टेट्स में। कैलाश को ड्रग्स तस्करी के मामले में 2008 में डीआरआई यानी डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह विदेश भाग गया था।
और मौजूदा समय में लंदन में बैठकर दाऊद के साथ मिलकर ड्रग्स का कारोबार कर रहा है। एनसीबी के हाथ जो सबूत लगे हैं उसके आधार पर आने वाले दिनों में कैलाश राजपूत को भारत लाने की प्रक्रिया की शुरुआत एनसीबी करने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।